नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। खबरदार में सबसे पहले बात एक एफआईआर के लिए राहुल गांधी के धरने की। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। 1 महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पेलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए आज राहुल गांधी ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पेलेट गन का पीड़ित भी था। मांग बस ये थी कि एफआईआर हो। पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठे रहे। इसके बाद तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे। थाने के बाहर मंच सज गया। राहुल गांधी के इस धरना एपिसोड का लाइव प्रसारण हो रहा था। वहीं पर राहुल गांधी ने लंच भी किया। शाम हो गई और फिर खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। शाम को करीब 6:45 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इस तरह से करीब 7 घंटे के बाद राहुल गांधी का धरना सफलतापूर्वक खत्म हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना था। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा। तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। साहिल की एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले शख्स के हाथ में बड़ी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पेलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाईं आंख से दिखना बंद हो गया। न्याय की हुई है ये एफआईआर। न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता अरविंद ओझा के पास, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चली है उसमें ये समझने की आवश्यकता अरविंद है कि एक तो एफआईआर में क्या है। उसकी तरफ से अगर कहा गया कि नीले कपड़े में एक शख्स ने बड़ी सी बंदूक से उस पर 4-5 बार पेलेट गन चलाई, लेकिन इतना समय क्यों लगा? पुलिस क्या किसी टेक्निकल चीज की बात कर रही थी या फिर क्या कारण रहा जो इतनी देर बाद एक एफआईआर दर्ज की गई?
देखिए, पहले टेक्निकल चीजों पर दिल्ली पुलिस ने विचार किया, फिर लीगल ओपिनियन ली गई, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। और अगर सीधे सीधे कहें तो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस बैकफुट पर नजर आई, और राहुल गांधी का जो प्रोटेस्ट था उसके सामने आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, वो दर्ज की है बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत, जिसमें साहिल ने बताया कि किस तरह से 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान जब लाठीचार्ज हुआ तो वो कन्नाट प्लेस इलाके में था। आंसू गैस के गोले जब वहां पर छूट रहे थे, तब वो दूसरी तरफ था। अचानक से उसके शरीर पर कुछ धातु जैसी चीज लगी। जब वो पीछे मुड़ा तो नीली पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके पास हथियार था। और साहिल का ये दावा है कि उसी के वेपन से कुछ धातु जैसी चीज उसके शरीर में लगी, जिससे उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं। और उसके बाद उसने जब इलाज कराया तो एमएलसी में उसका दावा है कि पैलेट गन से चोट लगने की बात है। उसके बाद उसने दावा किया कि कई बार एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, फाइनली ये एफआईआर दर्ज हुई है। और उसने ये भी पुलिस को कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं नई दिल्ली इलाके के, उसको कहीं ना कहीं सेफ रखा जाए और जांच की जाए। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है राहुल गांधी के धरने के बाद लंबे वक्त। एक चीज समझना चाहती हूँ कि मतलब नीली पोशाक अगर कह रहे तो हम समझ सकते हैं कि वर्दी रैपिड एक्शन फोर्स की वैसी ही होती है, लेकिन अभी खैर अगर सिर्फ नीली पोशाक कहा गया है तो आगे उस पर जांच करना होगा। दूसरी चीज, क्या एक धरना प्रदर्शन के दौरान जो एक पैलेट गन इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको लेकर अभी अदालत में ही यह मामला है। क्या एक प्रदर्शनकारी एफआईआर लॉन्च कर सकता है इस तरह लाठियों के इस्तेमाल के लिए, पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए, या फिर कुछ और? अमूमन देखने में ऐसा कम ही मिलता है श्वेता, लेकिन बात यहाँ पर क्या कहते हैं, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की थी, वो धरने पर बैठे थे। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि देखिए जो एसओपी और पुलिस को जो पूरा अधिकार होता है, जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स है वो अधिकार होता है पुलिस का। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, परमिशन है, तो उसमें अलग अधिकार होते हैं। लेकिन अनलॉफुल असेंबली है तो वहां पर अगर भीड़ उग्र हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एसओपी है। उस एसओपी के तहत पुलिस फोर्सेस उनके पास जो भी तंत्र मिले हैं, यंत्र मिले हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती है। इसमें पैलेट गन के को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर है, इसकी जाहिर सी बात है इसकी पूरी जांच होगी। और अगर नीली पोशाक वाला, जैसा आपने कहा, अगर कोई अर्धसैनिक बल का जवान होता है तो जाहिर सी बात है उससे भी पूछा जाएगा कि अगर उसने पैलेट गन चलाया तो किस स्थिति में चलाया। तो एक लंबी जांच की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बात है, क्योंकि यूज ऑफ फोर्स भी अगर हम कहते हैं तो वो भी परिभाषित नहीं है, वो बदलते हुए समय के अनुसार वो बदलता भी रहता है कि कितना फोर्स उस समय के लिए, उस स्थिति को काबू में करने के लिए पर्याप्त है। अरविंद ओझा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी आगे एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राहुल गांधी समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे वक्त तक फायदा देती है। इसीलिए पिछले 1 महीने से राहुल गांधी ने इस धरना पॉलिटिक्स पर जोर दिया है, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम क्लियर है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे आज पूरे दिन राहुल गांधी के धरने का ये एपिसोड चला। यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है
कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। आरटीआई में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी के आज के इस धरने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जननायक वाली रील घुमानी शुरू कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने यह पूरा सियासी ड्रामा इसीलिए रचा ताकि वंदे मातरम के विवाद से ध्यान हटाया जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह फैसला किया है कि वो वंदे मातरम के सभी 6 छंद नहीं बल्कि केवल 2 छंद गाएंगे और ये विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इससे ध्यान हटाना चाहते थे, इसीलिए संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे। जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना भाई बैठूंगा। राहुल के इस धरने पर बीजेपी ने सबसे पहले यही आरोप लगाया कि राहुल गांधी वंदे मातरम से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं।
15 अगस्त पर कांग्रेस के दफ्तर से शुरू हुआ ये वंदे मातरम का विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। पहले सोनिया गांधी की वंदे मातरम को रुकवाने की ये तस्वीरें आईं, फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएगी। बीजेपी 15 अगस्त से लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए थी। कल पहले अमित शाह का बयान आया था, आज राजनाथ सिंह भी सामने आए। वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खतरनाक इरादे बताए। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। और दोपहर में जब राहुल गांधी का ये धरना शुरू हुआ तो बीजेपी ने तुरंत लाइन पकड़ ली कि कांग्रेस वंदे मातरम पर पूरी तरह से घिर गई थी, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने धरना पॉलिटिक्स का एपिसोड 2 शुरू कर दिया। चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। तो ये क्या मतलब है इसका? अब इन आरोपों में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, ये तो पता नहीं। लेकिन अब वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का विरोध हिमाचल से लेकर केरल तक हो रहा है और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। यह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र एसएफआई के कह रहे हैं कि ये केरलम है जहां आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो एसएफआई के छात्रों ने बीच में ही उसे रुकवा दिया। एसएफआई के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी केरल के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर ही अड़ी है। उधर वंदे मातरम को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। इसके बाद विपक्ष ने सदन के भीतर वंदे मातरम गाए जाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने राष्ट्रगान का विरोध किया, तो हिमाचल में विपक्षी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो सीडब्ल्यूसी और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। कुल मिलाकर वंदे मातरम के विरोध की इस राजनीति में हर कोई अपने अपने लिए लाभांश खोज रहा है। आज तक ब्यूरो।
इन आंदोलनों का राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आगे वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी को छात्रों के हित की राजनीति बहुत सूट कर रही है। वो जान रहे हैं कि छात्रों के हितों की बातें करने में स्कोप भी बहुत ज्यादा है और उसका प्रभाव भी। और सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है कि अगर जेन जी और जेन अल्फा प्रभावित हो गए तो जीवन भर के वोटर बन जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का चौथा एपिसोड कल पुणे में हो रहा है। 17 जून कोटा राजस्थान, 17 जुलाई देहरादून उत्तराखंड, 8 अगस्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश और अब 22 अगस्त पुणे महाराष्ट्र। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। 17 जून को राहुल गांधी ने कोटा से इसकी शुरुआत की थी। लगातार आ रही पेपर लीक की खबरों के बाद राहुल गांधी ने कोटा में पहला कार्यक्रम किया। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। यस सर, 4 लाख। नाउ फिर अगला कार्यक्रम प्लान करते करते कांग्रेस को 1 महीना लग गया। 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज का दूसरा एपिसोड हुआ। तब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले छात्रों का मंच सज चुका था। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च ही कर दिया, जिसके बाद हिंसा हुई और फिर शुरू हुई राहुल गांधी की रिवाइवल पॉलिटिक्स। राहुल गांधी लगातार छात्रों को मुद्दा बनाए हुए हैं, चाहे पेपर लीक की बात हो या उन पर दिल्ली में हुए लाठीचार्ज की। इसी मुद्दे पर संसद का पूरा मॉनसून सत्र धुल गया, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों का मुद्दा नहीं छोड़ा। और अब शनिवार 22 अगस्त को बारी है पुणे की। पुणे में मंच सज चुका है, मैदान तैयार है, बस राहुल गांधी का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी छात्रों के इन मुद्दों को अपनी पॉलिटिक्स के रिवाइवल का कोई चांस मान रहे हैं? We're doing this program in Pune. You must have heard about it. Chhatron Ki Goonj program, only for women. And in preparing some of the stuff for that program, the presentation for that program, I decided that I would ask the ladies in my team about what their thoughts are being Indian women. And so we did this little exercise where each one of them put out, over 20, 30, 40 minutes, exactly how they felt being an Indian woman, how society treated them, the good things, the bad things. And I thought it was quite a good exercise because it helped us a lot, helped me understand a little bit about what you're feeling. My team decided, why not open this to everybody and make it accessible, and let's ask the women who are going to be coming to this program, the women who are going to see this program, what they feel about being an Indian woman. बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम किसी भी तरह से फ्लॉप हो जाए। राहुल गांधी पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। अमित साटम मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में 25-25 हजार रुपए देकर एंटी नेशनल लोगों को शामिल करा रहे हैं। एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं, उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। महाराष्ट्र के बीजेपी के छोटे से लेकर सबसे बड़े नेता तक राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो कल ही कह दिया था कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम में उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है। अब बीजेपी के इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को छात्रों का ये मुद्दा पूरी तरह से गेम चेंजिंग लग रहा है। छात्रों की समस्याएं जेन्युइन हैं। जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकारी स्कूलों के हालात तो देश भर में खराब है। छात्रों के मुद्दे उठाने का मतलब है कि एक पूरे परिवार को अपना वोट बैंक बनाना, और कांग्रेस इसे समझ रही है। आज तक दिल्ली अगर राहुल गांधी के धरने की वजह से सुर्खियों में रही, तो राजस्थान के जयपुर में सीजेपी टीम पर हमले से दिन भर हलचल रही। सीजेपी के लोग तबेले में चल रहे एक स्कूल की हालत देखने पहुंचे तो वहां उनकी गांव वालों ने पिटाई कर दी। ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि जयपुर के बगरू इलाके के एक जर्जर स्कूल की हालत देखने गए सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष राका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर, गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं। और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आग भी गिर चुका है। सीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। कुछ महिला कार्यकर्ताएं वहां थी। हम तो बच गए, हम लेडीज हैं, हम शायद हमें थोड़ा सा उन्होंने वो दिखाया कि इनको ना मारे, बट हम अगर 1 मिनट और वहां रुकते, अगर आप लोग नहीं आते, रस्सियां ले लेके हमारे पीछे लोग थे। लड़कों को ऐसा भगाया गया ताकि लड़कियां अकेली पीछे रह जाएं, अनसेफ फील करें। लेकिन हम आप भी आपके सामने खड़े, हम पे मिट्टी उछाली गई है, आप देख ही सकते हैं। वो एक और कार्यकर्ता है, उनके गले पे आप देखिए कैसे निशान है लाल रंग के, उनका गला घोटा गया है। बाकी सारे लोगों को पत्थर मारा गया है। जा रही है हमसे, हमें मिट्टी भी फेंकी है, देखिए ना सर, ये पूरी मिट्टी फेंकी गई है, इन पे भी फेंकी गई है, मुझ पे भी फेंकी गई है। ये गांव वाले चाहते ही नहीं है सर कि बच्चे पढ़े और स्कूल ठीक हो। इन गांव वालों की मिली भगत है सबकी। लोग इनको जयपुर के जिस स्कूल को लेकर सारा हंगामा हुआ, वहां हमारे संवाददाता शरद कुमार जब पहुंचे तो क्या माहौल था, जयपुर के रामपुरा का वो स्कूल कैसा है जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ, आप देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कंवरपुरा जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इमारत कभी भी धंस सकती है। ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी के कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ 50 से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में, आप लोग यहीं रहते हैं गांव में? गांव में रहे सब। तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं? देख रहे थे, टूट रही चने, पड़ रही चने। तो इसको तो बननी चाहिए। उंडी खोल मिला बाड़ा में खोल रखा है। हाँ, कजा अंडा बनावला जितना उंडी पड़ा। जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल, ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी? जी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दे, सुरक्षा के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की को दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लोग तो करेंगे 2.5 साल से कर। कौन कह रहा है? जो इसका मालिक है। मालिक तो कुछ भी कहते हैं साहब। 2.5 साल कहाँ होगी? जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब? तो कब इनको बेहतर जगह? बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंटर केंद्र में, और
जल्दी वो पैसा आने वाला है। चाहिए बताइए, ये हाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा। डीएमएफटी अलग फंड होता है। डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को। विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है। अजी पैसा आया थोड़ी है। जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे। कितना दिन लगेगा? अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है। 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था। तो डेट पूछ रहा हूं मैं। तो जो डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू महीने में लगेंगे और 2-3 महीने में बनेगा। नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा। अब फिर टाइम तो लगता ही वैसा। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे इस यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा। रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल की बदहाली एक तरफ सरकारी व्यवस्था की बानगी पेश कर रही थी, तो इसी रामपुरा से लौटते वक्त आज तक की टीम की नजर पास के गांव खुसर के एक स्कूल पर पड़ी। स्कूल की इमारत चमक रही थी, बच्चे साफ सुथरी पोशाक में थे। आज तक की टीम को पता चला कि ये भी सरकारी स्कूल ही है। राजस्थान में बहुत सारे जर्जर स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कंवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी और ये पंखे देखिए, लाउड स्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि निजी स्कूल है और ग्रामीण इलाके में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। तो देख सकते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर क्लासरूम में भी अगर आप जाएंगे तो हमने घूमकर देखा किस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। कुर्सियाँ, टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे गांव के बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल का रिजल्ट हम 6 सालों से लगातार 100% रहा है और आगे भी रहेगा। पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर। ये गांव कौन सा है? खूसर। खूसर? यस सर। देखिए खूसर गांव है। नाम क्या था आपका? अंजलि प्रजापति। अंजलि बता रही थी यहाँ पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का। तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। जो प्रिंसिपल साहब है उनसे भी हम बातचीत करते हैं। काफी यंग दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर चौधरी सर। शंकर जी, ये नई बिल्डिंग कैसे बनी है? राजस्थान में तो हर जगह जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है। सर, हमने राज्य सरकार के सहयोग से और हमारे शिक्षा मंत्री जी और विशेषकर हमारे एमएलए साहब ने हमें बहुत सारा सहयोग प्रदान किया। हमने भामाशाह के सहयोग से इस विद्यालय का निर्माण करवाया। भामाशाह के सहयोग दान लेकर? यस, लेकिन जहाँ भी तकनीकी समस्या आती है हर एंगल पर हमारी राज्य सरकार साथ खड़ी थी सर। तो थोड़ा सा पहले ये बिल्डिंग कैसी रही होगी? सर, पहले आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन कोशिश की हमने। जब से सरकार आई हमने प्रयास किया सर। देखिए, ये एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है। यहाँ आकर हमको दिखाई दिया ठीक रामपुरा कंवरपुरा जहाँ पर तवेले में स्कूल चल रहा है, जिसका विवाद चल रहा है, और वहाँ पर इसके बगल में ही स्कूल है, खूसर गांव है। उनका कहना है कि ये स्कूल ही बहुत बुरी स्थिति में थी, मगर पूरी गर्मी की छुट्टियों में जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो घूम घूम कर जा कर लोगों से बातचीत करके भामाशाहों से पैसे लाकर इस तरह से यहाँ पर स्कूल बनाए हैं। अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खूसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खूसर, जयपुर, आज तक। छात्र और बेरोजगार आजकल दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजेस से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लंबित रिजल्ट जारी करें, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया जाए, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल।
कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन। 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है। और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है जी, हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है। या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है, उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों को कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेजों में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5 और 6 हज़ार रुपए की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है। CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया। छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है, उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोरा ताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। मध्य प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों का आतंक अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं, जानलेवा खतरा बन चुका है। भिंड में हाईवे पर बैठे गायों के झुंड को बचाने की कोशिश में भीषण हादसा हुआ। 8 मजदूरों की जान चली गई, 32 घायल हो गए। सवाल यह है कि जब सरकार गोवंश संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गायों के चारे के लिए अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर रही है, तो फिर वही गायें हाईवे पर कैसे हैं? आज तक की पड़ताल में भोपाल से लेकर रायसेन, राजगढ़ और भिंड तक सड़कों पर मवेशियों का कब्जा नजर आया। यानी सवाल केवल गायों का नहीं, व्यवस्था, गौशालाओं और जिम्मेदारी का है। भिंड में आधी रात हाईवे पर दौड़ती मजदूरों से भरी पिकअप, सामने डंपर और सड़क पर बैठे गायों का झुंड। गायों को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन पिकअप और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 मजदूर घायल हो गए। हादसा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 713 पर रात करीब 1 बजे चिमका गांव के पास हुआ। प्राथमिक जांच में सामने आया कि हाईवे पर बैठी गायों के झुंड को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। गांव जा रहे थे बेला और सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी तो गाड़ी पलट गई। कुछ लोग साथी घायल हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है। ये सभी
धान लगाने के लिए हम मजदूरी करने डबरा क्षेत्र में, चिनौर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से वापस घर जा रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम उसी में लगे हुए हैं। इनको अभी बहुत लोगों की पहचान, उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन भिंड की यह तस्वीर किसी एक जिले की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हाईवे पर बारिश के दिनों में मवेशियों के झुंड सड़कों को अपना ठिकाना बना लेते हैं और जब सड़क पर गाय, सामने तेज रफ्तार वाहन और बचने की जगह कम हो तो एक छोटी सी चूक जिंदगी को मौत में तब्दील कर देती है। मध्य प्रदेश में सड़कों पर मवेशियों की समस्या कितनी जानलेवा है, उसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से हो जाएगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में मवेशियों की वजह से 300 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी समस्या की सच्चाई जानने के लिए आज तक ने मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और भिंड में हाईवे की पड़ताल की और हर जगह तस्वीर लगभग एक जैसी मिली। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह पहुंचे भोपाल से रायसेन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 146 पर। यहाँ जगह जगह गायों के झुंड सड़क किनारे और सड़क पर डेरा डाले नजर आए। इस वक्त हम भोपाल से रायसेन की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पे हैं और अगर यहाँ पे भी आप देखें तो सड़क पर बेपरवाह होकर के ये मवेशी इसी तरीके से खुलेआम चलते हैं और आप देखिए कि कैसे गाड़ियों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, ब्रेक मारना पड़ता है। कई बार अचानक से, खास तौर से जो दोपहिया वाहन चालक होते हैं उनके सामने मुसीबत ज़्यादा होती है। अचानक से जब वो ब्रेक मारते हैं, अगर पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो या फिर उनका जो दोपहिया वाहन होता है, देखिए अब सामने से जो क्रेटा गाड़ी आ रही है उसके बिल्कुल सामने मवेशियों का झुंड है पूरा और उसके बीच में से रास्ता निकाल के जाना पड़ा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि कैसे इस वक्त जो ज़्यादातर नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश के, बारिश के दिनों में ख़ास तौर से वहाँ पर ये तस्वीर बेहद आम हो जाती है। और अभी भी आप देखिए गाड़ियों को कैसे निकलना पड़ रहा है। इन मवेशियों के जो झुंड होते हैं उनके बीच में से इन गाड़ियों को निकलना पड़ता है और यही दुर्घटना की एक बड़ी वजह बनती है। दिन के समय में तो ये मवेशी आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन असल समस्या रात के अंधेरे में आती है, जब मवेशी कई बार अंधेरे में दिखते नहीं हैं और उनकी भी जान को नुकसान होता है और जो वाहन सवार होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उनकी भी जान कई बार इन मवेशियों की वजह से मुसीबत में आ जाती है। और इसी की एक तस्वीर भिंड में देखने को मिली, जहां मवेशी को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन बेकाबू होकर ट्रक से टकराई और कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद मध्य प्रदेश में जो पशुपालन विभाग को दिया जाता है इन्हीं गायों के लिए, ताकि ये जो गाय हैं सड़कों पे ना रहे, गौशालाओं में जाएं, या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, वो उनका बेहतर रखरखाव करें। बावजूद इसके हर साल की बारिश में यही कहानी सामने आती है कि मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं और खुद के साथ साथ इंसानी जान के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल रायसेन हाईवे, आज तक। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया है कि आवारा पशुओं के कारण केवल 2 साल में 237 सड़क हादसे हुए, जिनमें 94 लोगों की मौत हुई और 227 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि पशुपालन मंत्री लाखन पटेल ने भी यह दावा किया है कि अगले 2 साल यानी 2028 तक में मध्य प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह से आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा। हाईवे पर तफरी करती गायों का झुंड, शहर की व्यस्त सड़कों पर मटर गश्ती करते पशुओं के झुंड, चौक बाजार गलियों में घूमते फिरते आवारा पशु। मध्य प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों का आतंक अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं, जानलेवा खतरा बन चुका है। भिंड में 8 मजदूरों की मौत के बाद फिर संगीन सवाल ये है कि जब सरकार गोवंश संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गायों के चारे के लिए अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर रही है, तो फिर वही गायें हाईवे पर क्यों? क्योंकि सिर्फ भोपाल और रायसेन ही नहीं, एमपी के शहर शहर हालात वही हैं। जो सड़क राजस्थान के झालावाड़ से राजगढ़ होते हुए सीधे भोपाल आती, वहाँ भी यही हालात दिखे, जो कि स्थानीय सड़क नहीं, एक महत्वपूर्ण हाईवे है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। बस ड्राइवर और स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर बैठे मवेशी आए दिन हादसों का खतरा पैदा करते हैं। परेशानी आती है सर, उठाना पड़ता है इनको, नीचे उतर के हटाना पड़ता है इनको, गौ माता को परेशानी ज्यादा आती है सर। इनका रख रखाव होना चाहिए सर। गाँव में तो बहुत सारा नहीं है सर, बहुत सारे गाँव से गाँव में
ये गाँव से उधर से गौ माता को उधर भगा देते हैं रोड में, ये सिटी में कहाँ जाते हैं, जंगल जो आकी गए पूरे। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे, भाई की गौशाला में मेले आने जाके नहीं, जगह जगह रोड पे बैठ पड़ रही है और रात दिन मरने की दुर्घटना हो रही है इनकी, फिर भी सरकार इसके बारे में कोई सोच नहीं रही है। बेटे रहती है, इनका बहुत आस्ते होता है, मर जाते हैं, कोई का पैर टूट जाता है, कोई का क्या। सड़कों पर मौत की तरह बैठे मवेशियों का सच देखने के साथ अब ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इन पर कितना खर्चा किया जाता है ताकि ये सड़क पर ना बैठे। मध्य प्रदेश में कुल 1,57,00,000 गायें हैं। प्रदेश में कुल 3,209 गौशालाएं हैं। इनमें मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत 2,474 गौशालाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की 719 गौशालाएं और स्थानीय निकाय द्वारा 16 गौशालाएं स्थापित हैं। सरकार एक गाय पर 40 रुपए प्रतिदिन देती है। पिछले 5 साल में यानी 2021 से 2026 तक गायों और गौशालाओं को 1,479 करोड़ 15 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। वहीं साल 2026-27 में कुल 620 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान है, जिसमें से 155 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। मगर बड़ा सवाल ये है कि पैसा कहां जा रहा है? अगर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर गायें हाईवे पर क्यों हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। बड़ी संख्या में बेसहारा गोवंश के लिए गौशालाओं में जगह कम पड़ रही है। पशुओं की देखरेख के लिए बनी सरकारी योजनाएं 100% रूप में जमीन पर नहीं उतर पा रही। आवारा पशु हटाने का जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र चुस्ती से काम नहीं करता। अधिकारियों की माने तो स्थानीय निकायों को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं की संख्या करीब 9 से 10 लाख है। इसके मुकाबले गौशालाओं में जगह और संसाधन बढ़ाने की रफ्तार धीमी है। ऊपर से प्रशासनिक स्तर पर फंड और व्यवस्थाओं का समय पर नहीं पहुंचना भी समस्या को बढ़ाता है। इसकी तस्वीर देखने को मिलती है भोपाल से सटी कुठार ग्राम पंचायत की गौशाला में, जहां गायों के लिए समय पर फंड नहीं पहुंच रहा है। अप्रैल से और अभी तक, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। तो मतलब 4 महीने, 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो जो पैसा डलना चाहिए था 40 रुपए गाय के हिसाब से, वो पैसा नहीं डला है। और क्या उस कारण से गाय भूखी रहती है। अब भूखी रहती हैं तो उनको बाहर निकालना पड़ता है हमें, तब जाके वो चर पाती है जंगल में। और जंगल भी कहाँ, बाजू में आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, इसी जगह में चरती है गाय और यही रोड पे पहुंच जाती हैं। ऐसे में सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मवेशी हाईवे पर पहुंच रहे हैं। सड़क पर मवेशी अगर व्यवस्था की लापरवाही से पहुंचता है तो अगले हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? गौशालाएं हो, बजट हो, चारे का अनुदान हो या स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी? अब जरूरत सिर्फ योजनाओं की नहीं, जमीन पर उनके असर की, क्योंकि हाईवे पर मवेशियों का झुंड सिर्फ सड़क नहीं रोकता, जिंदगी रोक देता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।